नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग? मैं सुमित कुमार स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर जीके जीएस कवर करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में पेन पेपर भी रखिएगा और यहाँ पे जो भी जीके जीएस कवर कराया जाएगा कोशिश करते रहिएगा उसे नोट डाउन करते रहने का। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया है। ठीक है, तो भारत में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है तो सबसे पहली बार ये कब मनाया गया है, यही चीज़ पूछा गया है। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत में 5 अक्टूबर 2022 को सबसे पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया। कब मनाया गया था, तो 5 अक्टूबर 2022 को भारत में सबसे पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो यह सेकंड क्वेश्चन है। अगर हम बात करें कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1948 ईस्वी में। ठीक है, कब लागू किया गया था, तो वर्ष 1948 ईस्वी में भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं और भी क्वेश्चन है जो उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। लास्ट तक वीडियो देखने से बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी और उससे आपको काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में हेल्प मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि कबूतर, ठीक है, कबूतर, उल्लू, कौवा और मोर में से किस पक्षी को शांति का प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए ऑप्शन दिया गया, पहला है कौवा हो गया, दूसरा हो गया उल्लू, तीसरा हो गया कबूतर और मोर। तो इसमें से पूछा गया है कि किस पक्षी को शांति का प्रतीक माना जाता है। तो अगर हम शांति के प्रतीक की बात करें तो शांति का प्रतीक किसको माना जाता है, मोर को। ठीक है, जो मोर पक्षी है इसे शांति का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, जो मोर पक्षी है इसे शांति का प्रतीक माना जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियां के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है। तो दो नदी है यहाँ पे, एक तो नर्मदा और दूसरा है ताप्ती। तो इन दोनों नदियों के मध्य यानी कि इनके बीच में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है, उस पर्वत श्रेणी का नाम पूछा गया है कि कौन सा पर्वत श्रेणी है जो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हम देखें तो क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सतपुरा पर्वत श्रेणी। ठीक है, जो सतपुरा पर्वत श्रेणी है वो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में आती है। कहाँ पे आती है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में आपको सतपुरा पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहा जाता है। ठीक है, जो दक्षिण अमेरिका है तो उसमें चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदान है, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि उसको क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो दक्षिण अमेरिका के चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदान है उसको क्या कहा जाता है। चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं कि इसको क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पम्पास। क्या हो जाएगा, पम्पास। ठीक है, पम्पास बोला जाता है। तो जो दक्षिण अमेरिका है वहाँ के जो भी चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदान है उसको क्या कहा जाता है, तो पम्पास कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है जो भी चीज़ें बताया जा रहा है और कोशिश जरूर कीजिएगा नोट डाउन करते रहने का, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। ठीक है, तो किसके बारे में पूछा जा रहा है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, और ये पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पे अवस्थित है। तो अगर हम बात करें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान के बारे में तो ये कहाँ पे अवस्थित है, तो ये कानपुर में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है, कानपुर में। कानपुर कहाँ पे पड़ता है, यूपी में। ठीक है, तो यूपी में पड़ता है कानपुर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था। भारत में पूछा जा रहा है कि जो अंग्रेजी शिक्षा है उसको किसने शुरू किया था, ये नाम पूछा जा रहा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था। अगर हम बात करें अंग्रेजी शिक्षा के बारे में कि भारत में किसने शुरू किया था तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले ने। ठीक है, लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरू की थी। इन्होंने किया था लॉर्ड मैकाले। ठीक है, लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा के शुरू किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था। तो कांग्रेस रेडियो था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो था, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि उसका संचालन कौन किया था। ठीक है, उसका संचालन कौन किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय अगर हम बात करें कि कांग्रेस रेडियो का संचालन कौन किया था तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उषा मेहता। ठीक है, जो उषा मेहता थे वही
भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था? किसने? तो उषा मेहता ने। ठीक है, याद रखिएगा कि उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पे दुलहस्ती पावर स्टेशन के बारे में पूछा जा रहा है। किसके बारे में? दुलहस्ती पावर स्टेशन की ये किस नदी के तट पर स्थित है, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि किस नदी पर दुलहस्ती पावर स्टेशन स्थित है। दुलहस्ती पावर स्टेशन की हम बात करें तो ये स्थित है चेनाब नदी पर। किस नदी पर? तो चेनाब नदी पर। याद रखिएगा गाइस कि दुलहस्ती पावर स्टेशन है वो किस नदी पे स्थित है? तो वो चेनाब नदी पे स्थित है। अगला सवाल है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ठीक है, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी नदी किस बेस पे पूछा जा रहा है? तो जल के आयतन यानी कि जो जल है उसमें उसके वॉल्यूम के अनुसार पूछा जा रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर के बेस पे पूछा जा रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हम देखें तो क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेजन नदी। ठीक है, कौन सा नदी है? अमेजन। जो अमेजन रिवर है वो अगर आयतन के हिसाब से देखेंगे तो ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है वाटर का, इस वजह से ये सबसे बड़ी है। अगला सवाल है, किस देश को, ठीक है 11th नंबर क्वेश्चन है कि किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो उस देश के बारे में पूछा जा रहा है जिसको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो वो कौन सा देश है? ठीक है, वो कौन सा देश है जिस देश को प्रवेश द्वार कहा जाता है? कहाँ का? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। तो चलिए आंसर डिस्कस करते हैं कि वो कौन सा देश है जिसको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसका सही उत्तर हम देखें तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो वेनेजुएला। जो वेनेजुएला है उसको दक्षिण अमेरिका का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला सवाल पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला किस प्रकार के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश में एक फिरोजाबाद जिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक फिरोजाबाद जिला है, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये किस प्रकार के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये काफ़ी प्रसिद्ध है और यही पूछा जा रहा है कि ये किस प्रकार के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शीशा का उद्योग। ठीक है, शीशा वगैरह का उद्योग के लिए जो फिरोजाबाद है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो वहाँ पे अगर आप जाइएगा फिरोजाबाद में, जो कि उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पे आपको शीशा वगैरह बहुत सस्ता मिल जाएगा और अलग अलग, मतलब जितना वैरायटी आप देखे नहीं होंगे उस तरह के वैरायटी का आपको शीशा वहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर के बारे में अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग देख पाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है ये पूछा गया है। तो कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट के बारे में पूछा रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यही चीज़ पूछा गया है। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं तो क्या हो जाएगा? हार्डवेयर। उसको क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। यानी कि जो भी फिजिकल चीज़ है कंप्यूटर का जिसे हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, दैट इज़ हार्डवेयर। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं। तो यही सवाल तो यहाँ पे पूछा गया था। कंप्यूटर के पूरे पार्ट्स दो, मतलब दो तरह के होते हैं, एक तो हार्डवेयर होते हैं और दूसरा जो होता है सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है सॉफ्टवेयर। क्या होता है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या करता है? उसको रन कराने का काम करता है और इंटरफेस बनाता है यूजर और कंप्यूटर के बीच में। और जबकि हार्डवेयर को हम लोग टच कर सकते हैं, ये क्या है? एक तरह का फिजिकल कंपोनेंट है। सॉफ्टवेयर को हम लोग टच नहीं कर सकते, इसको यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यहाँ पे विटामिन की कमी के कारण से होने वाले रोग के बारे में पूछा गया है, जिसमें क्या है कि बच्चों में सूखा रोग पूछा जा रहा है और जो बड़े होते हैं वयस्कों में वो ऑस्टियोपोरोसिस रोग के बारे में पूछा जा रहा है कि ये रोग जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो इसका आंसर हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी की कमी से। अगर किसी के अंदर विटामिन सी की कमी होती है तो बच्चों में सूखा रोग हो जाएगा, जबकि वही वयस्कों में अगर देखा जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाएगा। तो किसके कमी से होता है? तो विटामिन सी के कमी से होता है। विटामिन सी की हम बात करें, ठीक है, विटामिन सी की अगर हम बात करें तो जो विटामिन सी होता है, विटामिन सी ये वाटर सोलुबल होता है। क्या होता है? वाटर सोलुबल, यानी कि ये पानी में मिक्स हो जाता है। अगर हम लोग तो इस वजह से जो विटामिन सी है इसका हमें डेली रिक्वायरमेंट होता है, हमारे शरीर को डेली रिक्वायरमेंट होता है। डेली रिक्वायरमेंट क्यों होता है? क्योंकि देखिए जो भी विटामिन सी है हमारे शरीर में तो वो मिक्स हो जाता है हमारे बॉडी में जो भी वाटर अवेलेबल है,
और वो हमारे शरीर से एज यूरिन, ठीक है, यानी कि जब हम लोग जो मूत्र होता है इंसान का उसके थ्रू, या फिर स्वेट यानी कि जो पसीना होता है, जब हमारे शरीर से पसीना निकलता है तो इन दोनों के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, जिस वजह से विटामिन सी का हमें डेली रिक्वायरमेंट होता है। तो डेली विटामिन सी का ग्रहण करना चाहिए, और अगर विटामिन सी नहीं होगा तो बच्चों में सूखा रोग हो जाएगा और वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, और भी रोग होता है, एक तो होता है स्कर्वी, ठीक है, स्कर्वी ये भी विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत सर्किट में किसी फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ठीक है, मान लीजिए कोई विद्युत सर्किट है तो उसमें एक फ्यूज का यूज देखे होंगे कि किया जाता है, तो उस फ्यूज तार का उपयोग किस लिए किया जाता है, ये चीज़ पूछा गया है। तो अगर हम बात करें कि किसी भी सर्किट को, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, कि उसमें फ्यूज का तार का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। ठीक है, कि अगर सर्किट में कहीं मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा विद्युत धारा आ गया, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ गया, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कि वो फ्यूज जो है ऑटोमेटिक उड़ जाएगा, और जिससे क्या होगा कि हमारे घर में जो भी लगे हैं होम अप्लायंस लाइक AC, टीवी, फ्रिज, कूलर, इन सबों को जलने से बचा सकता है। ठीक है, या फिर घर का वायरिंग भी जलने से बचा सकता है। तो इसलिए घर में देखते होंगे कि फ्यूज तार लगाया जाता है जब भी ओवरलोड होता है, या फिर इलेक्ट्रिक मतलब लाइट जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी अगर वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है या अप डाउन करता है, तो वो फ्यूज़ क्या होता है, कट जाता है। वो फ्यूज़ क्या होता है, कट जाता है, और वो हमारे पूरे घर को सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसलिए घर के जो सर्किट होते हैं उसमें फ्यूज़ तार का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, डाम्फा। डाम्फा वन्य जीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? ठीक है, पूछा जा रहा है डाम्फा वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। किसके बारे में? डाम्फा वन्य जीव अभयारण्य के बारे में, कि ये किस भारतीय राज्य में अवस्थित है, इसके बारे में पूछा गया। तो हम बात करें अगर डाम्फा वन्य जीव अभयारण्य के बारे में, तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है भारत के मिजोरम राज्य में। ठीक है, भारत में एक राज्य है जिसका नाम है मिजोरम। तो मिजोरम में आपको डाम्फा वन्य जीव अभयारण्य देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? मिजोरम हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो अस्थायी सदस्य के बारे में पूछा जा रहा है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद है उसमें कुल कितने अस्थायी सदस्य यानी कि परमानेंट मेंबर के बारे में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, टोटल कितने है? तो 5 है। ठीक है, एक बार आप इसको जरूर से इस पर रिसर्च कीजिएगा। ठीक है, नेट पे सर्च करके और पता कीजिएगा कि वो कौन कौन सा सदस्य है। ठीक है, इसके मेंबर के बारे में कि मेंबर 5 है तो वो कौन कौन से हैं, उसका पता करके आपको नाम लिखना है। इसका नाम कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, नाम क्या करना है? कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो आप जरूर ये काम करिएगा, नाम को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो पूछा जा रहा है कि जो भारतीय जो संविधान है उसमें संशोधन किया गया, कौन सा? 52वां, 52वां। तो उस टाइम कब किया गया? यहाँ से याद रखना है कि 1985 यानी कि 1985 ईस्वी में किया गया। लेकिन पूछा जा रहा है कि कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था जब 52वां संशोधन किया गया था भारतीय संविधान में? तो करेक्ट आंसर हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची को। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो 10वीं अनुसूची है उसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो जब 52वां संविधान संशोधन किया गया था 1985 ईस्वी में, तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है, सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? सवाल क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो इसका सही उत्तर देखें तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 57। ठीक है, जो अनुच्छेद 57 है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है जो क्या करता है? राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन है कि वर्ष 1906 ईस्वी में किसने कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? सवाल क्या पूछा गया कि वर्ष 1906 ईस्वी में किसने कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ठीक है, तो जो कलकत्ता सेशन हुआ था कांग्रेस का भारत, उसके बारे में पूछा जा रहा है। कब हुआ था? तो 1906 ईस्वी में हुआ था। तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि उसकी अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, उसकी अध्यक्षता किसने की थी 1906 ईस्वी में?
जो कोलकाता का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, ठीक है, कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्षता के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हम देखें तो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। जो दादा भाई नौरोजी थे उनको ग्रेट ओल्ड इंडियन के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने ही कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सन 1906 ईस्वी में। तो उम्मीद करते हैं आपको जो भी चीज़ें बताई गई होंगी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।